कैटनरी कर्व कैसा होता है, आकृति क्या होती है कैटनरी की। तो देखिए, यदि कोई रस्सी है या कोई जंजीर है जो कि किसी बिंदु से मुड़ सकती है। जंजीर होती है अपन ने बहुत भारी भारी लोहे की जंजीरें होती हैं, या कोई भारी मोटा रस्सा है। अब यहाँ पे भारी शब्द इसलिए कि जो रस्सा है उसके अब जो भार है, दैट इज द इम्पोर्टेंट केस हमारे लिए। अब इस तरह की किसी भी भारी रस्सी को या जंजीर को यदि दो बिंदुओं के बीच लटका दिया जाए स्वतंत्रतापूर्वक, तो ये अपने भार के कारण इस तरह लटक जाएगा। ठीक है ना। इसको आप सीधा नहीं लटका सकते, दो बिंदुओं के बीच खींच करके। आप इसको कितना भी खींचेंगे, ये हमेशा इसी आकृति में रहेगा, क्योंकि इसका खुद का कोई ना कोई भार है जो इसके केंद्र पर, गुरुत्व केंद्र पर लगेगा नीचे की ओर। तो भार उस पर लगेगा ही लगेगा, उसके कारण ये जो आकृति रहेगी, इसी आकृति को हम कैटनरी कहते हैं। ठीक है ना। ये जो हमारी आकृति है, जो आकृति बनती है किसी भी जंजीर को, किसी भी धागे को, किसी भी रस्सी को इस तरह से लटकाएं, दो बिंदुओं के बीच स्थिर कर दिया जाए, उसके बाद जो आकृति बनेगी वो कैटनरी होती है। तो नॉर्मली आप देख सकते हो, कोई भी हो, यदि आप बहुत पतला धागा लोगे तो उसको आप सीधा बांध सकते हैं। तार लें, पतला तार, वो एक सीधा बंध जाएगा। तो वो कैटनरी नहीं बनेगी, क्योंकि उसका जो भार है वो बहुत कम है उसकी लंबाई की तुलना में। बहुत लंबा तार लोगे तब जाके उसका कुछ भार होगा, और उस केस में वो कैटनरी बनाएगा। लेकिन यदि आपने भारी रस्सा ले लिया, तो उसकी लंबाई यदि आप 2-5 मीटर लेती हैं तब भी वो कैटनरी बनाएगा। हल्के धागे के केस में आपको लंबाई बहुत ज्यादा लेनी होगी, तब कैटनरी बनेगी। तो उसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग उड़ाने का धागा होता है, बहुत हल्का धागा होता है वो। लेकिन जब हमारी हवा अच्छी चल रही है तो पतंग बहुत ऊंचाई पर चली जाती है ना। और बहुत ऊपर जाके के पतंग स्थिर हो जाती है। तो एक तो पतंग स्थिर हो जाती है और दूसरा हम स्थिर हैं। और इसके बीच में जो धागा होता है, वो धागा कैटनरी की आकृति बनाता है। वो धागा सीधा नहीं होता। कभी यदि आपने पतंग उड़ाई हो तो आपने देखा हो कि यदि ये पतंग है ऐसे, और यहाँ आप हैं, तो जो डोर होगी वो इस तरह से होगी, सीधी नहीं होगी डोर। ठीक है। जब बहुत अधिक ऊंचाई पर पतंग उड़ेगी तो डोर कभी भी सीधी नहीं रहेगी, डोर इस तरह से झूली हुई अवस्था में रहेगी, क्योंकि डोर की लंबाई बहुत अधिक हो गई है, तो उसका कुछ ना कुछ भार है। वो अपने भार के कारण कैटनरी बनाएगी। और पतंग स्थिर लटकी हुई है ऊपर, ज्यादा ऊंचाई पे जाकर के वो स्थिर हो जाती है। ठीक है। तो ये तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे कैटनरी के बारे में। अब हम कैटनरी की कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, इसको समझते हैं। कुछ चीजें कैटनरी में हम काम में लेंगे। तो जैसे मान के चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ए और ये बी, और ये बिंदु सी जो कि निम्नतम बिंदु है। सी जो है वो क्या है, निम्नतम बिंदु है। निम्नतम बिंदु का मतलब ये मिड पॉइंट है, यहीं पे भार लग रहा होगा, इससे नीचे कोई बिंदु नहीं होगा किस कैटेगरी का। और ए बी जो रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा होगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो सी है, ये सी तो क्या कहलाता है, ये इसका शीर्ष कहलाता है कैटनरी का। इसको हम कैटनरी का शीर्ष कहते हैं। और ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये कैटनरी की अक्ष कहलाती है। ठीक है। अब हम इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि रस्सी को लटकाएंगे तो ऊर्ध्वाधर ही लटकानी पड़ेगी, क्योंकि जो भार लगेगा वो तो हमेशा नीचे ही लगेगा। तो इसलिए ये कैटनरी का जो वक्र बनेगा वो इसी तरह से बनेगा हमेशा। तो वाई अक्ष जो है वो इसकी कैटनरी की अक्ष कहलाएगी, और जो सी है वो उसको क्या कहलाएगा, ये इसका शीर्ष कहलाएगा। और ओ से लेके सी तक की जो दूरी है,
इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल सी का निर्देशांक 0, C हो जाता है, स्मॉल सी। और ये जो स्मॉल सी है, ये कैटनरी का प्राचल कहलाता है। कैटनरी का प्राचल, स्मॉल सी को हम कैटनरी का प्राचल कहते हैं। और जो एक्स अक्ष होती है, ये कहलाती है कैटनरी की नियता। तो ऐसे समझिए, जो शीर्ष है उससे प्राचल के बराबर दूरी पर जो भी क्षैतिज लाइन होगी, उसी को हम कैटनरी की नियता कहेंगे। शीर्ष से प्राचल के बराबर दूरी पर जो क्षैतिज लाइन होगी, वो क्या कहलाएगी? कैटनरी की नियता कहलाएगी। और y इक्वल टू 2c वाली जो लाइन होगी, ये c है, और यहां से c ऊपर और जाएं तो y इक्वल टू 2c वाली लाइन मिल जाएगी आपको। एक कोई भी लाइन मिल सकती है, y इक्वल टू 2c, ये कहलाएगा नाभि लंब। कैटनरी का नाभि लंब कहलाएगा y इक्वल टू 2c, यानी शीर्ष से c ऊंचाई पर जो क्षैतिज लाइन होगी, उसको हम कह देंगे नाभि लंब। और ये जो बिंदु हैं आपके ए और बी, इन बिंदुओं के बीच की दूरी को कहती हैं कैटनरी की विस्तृति। ये क्या कहलाता है? विस्तृति या विस्तार। कैटनरी का फैलाव कितना है। और ए बी की शीर्ष से जो दूरी होगी, ये कहलाता है कैटनरी का झोल, सैक ऑफ कैटनरी। इसको कहते हैं झोल या आनयन। तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम बाद बार क्वेश्चंस में हमारे काम आएंगी। तो हमको पहचान आना चाहिए कि सवाल में वो कह रहा है किस चीज का मतलब क्या है। देखो एक बार दोबारा समझ लो। ये सी शीर्ष कहलाता है, सी के निर्देशांक 0c है, तो शीर्ष से सी नीचे जो स्मॉल सी होगा उसको कैटनरी का प्राचल कहेंगे, और स्मॉल सी नीचे जो क्षैतिज लाइन होगी वो कैटनरी की नेता कहलाएगी, और सी से स्मॉल सी ऊपर यानी y इक्वल टू 2c पे जो क्षैतिज लाइन होगी वो नाभिलंब कहलाएगी। y अक्ष को इसका अक्ष कहेंगे, यानी कि शीर्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसका अक्ष कहलाएगी, और ए और बी के बीच की दूरी को इसकी विस्तृति या विस्तार कहेंगे, और क्षैतिज लाइन ए बी और शीर्ष के बीच की दूरी को इसका झोल या आयनयन कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हुई जिनको हमें काम में लेना है। ये आप फिगर बना लीजिए, सारी चीजें ध्यान रखें इनको, किसका मतलब क्या है। ठीक है, समझता हूं लिख लिया होगा ये आप लोगों ने। अब हम यस सर। कैटनरी का नेट समीकरण ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। नेट समीकरण क्या होता है वो समझिए। कोई भी वक्र है उसके नेट समीकरण का अर्थ होता है किसी निश्चित बिंदु से वक्र की लंबाई और उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का क्षैतिज से जो कोण बनाती है साई, उसके मध्य में संबंध, यानी एस और साई में जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं नेट समीकरण। यूनिट फर्स्ट में भी आया था, वहां भी हमने नेट समीकरण की बात की थी। तो एस और साई में जो रिलेशन होता है उसे हम नेट समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम कैटनरी का नेट समीकरण निकालेंगे, उसके बाद इसका एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे, यानी कार्तीय समीकरण। कैटनरी का नेट समीकरण ज्ञात करना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मान के चलो जैसे अभी हमने बनाई थी वही कैटनरी बनाएंगे हम बार बार। ये कोई कैटनरी है ए बी, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये इसका बिंदु है सी,
निम्नतम बिंदु। और यहां पर कोई बिंदु है P, और P पे जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो स्पर्श रेखा क्षैतिज के साथ साई कोण बनाती है। और ये जो तनाव होगा T की दिशा ऐसे होगी P पर, और C बिंदु पे जो तनाव होगा वो क्षैतिज दिशा में तनाव होगा, उसको हम T0 कहते हैं। और C से लेके P तक की जो वक्र की लंबाई होगी वो स्मॉल s होगी। और ये जो धागा है या जंजीर का जो भाग है C से लेके P तक, इसका जो भार होगा वो इस Q बिंदु पर लग रहा होगा, और वो लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और वो होगा WS। तो ये तीनों जो बल हैं, तनाव, दोनों तनाव और भार, ये बिंदु E पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तीनों बल आपस में कहाँ पे काटते हैं? E पर काटते हैं, एक बिंदु पर, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है। तो माना कि ACB एक डोरी है जो स्थिर बिंदुओं स्थिर बिंदुओं A तथा B के मध्य स्थित है। ठीक है। माना कि C डोरी का निम्नतम बिंदु है तथा P डोरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु है जहां चाप CP बराबर स्मॉल s। वक्र CP की जो लंबाई है वो स्मॉल s है। माना डोरी की प्रति एकांक लंबाई का भार स्मॉल w है, तो CP का भार बराबर SW हो जाएगा। ठीक है। अब हम जो डोरी का भाग CP है उसके संतुलन की बात करें। डोरी के भाग CP के संतुलन के लिए अब इस पे जो बल लग रहे हैं वो बल कौन कौन से? पहला, P पर तनाव स्पर्श रेखा की अनुदिश। P पर डोरी में तनाव T स्पर्श रेखा के अनुदिश, जो कि क्षैतिज से साई कोण बनाती है। पहला बल तो ये लग रहा है। दूसरा बल क्या लग रहा है? C पर भी तनाव लग रहा है। C पर डोरी में तनाव T0, और ये किसमें लगेगा? क्षैतिज दिशा में, क्योंकि वो स्पर्श रेखा की दिशा क्षैतिज होगी। क्षैतिज दिशा में। और तीसरा बल क्या होगा?
डोरी सीपी का भार WS, जो कि कहां पे लगेगा, गुरुत्व केंद्र क्यू पर लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये 3 बल लग रहे हैं। तीसरा, चाप सीपी का भार गुरुत्व केंद्र क्यू पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये आपके 3 बल लग गए। दोबारा समझ लो 3 बल कैसे लग रहे हैं। डोरी है, सीपी भाग है, तो बिंदु पी पे भी तनाव में होगी और सी पे भी तनाव में होगी, तनाव तो हो ही होगा डोरी में। तो जो पी पे तनाव है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश है, और स्पर्श रेखा क्षैतिज के साथ साई कोण बनाती है। जो सी पे तनाव है वो T0 है, वो क्षैतिज दिशा के अनुदिश है। और इस डोरी का भार है जो इसके गुरुत्व केंद्र क्यू पे लग रहा है, सीपी वाला जो चाप डोरी है उसका भार जो कि क्यू पे लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर WS। चूंकि ये संतुलन की अवस्था में है तो तीनों बल एक बिंदु से गुजरने चाहिए, और वो बिंदु क्या है, माना वह बिंदु क्या है, कैपिटल ई है। तो डोरी के भाग सीपी के संतुलन के लिए तीनों बल किसी बिंदु कैपिटल ई से गुजरते हैं। ये देखिए नियम है एक संतुलन की अवस्था का, यदि कई बलों के अंतर्गत कोई वस्तु या कोई पुंज संतुलन की अवस्था में है तो वो सभी बलों की क्रिया रेखा जो है वो किसी एक बिंदु से होकर के गुजरती है, तभी वो पिंड संतुलन की अवस्था में रह सकता है। यदि किसी कण पर 2 या 2 से ज्यादा बल लग रहे हैं तो। ठीक है, समझिए बात। जैसे ये पेन है, इस पे 2 बल लगाए जाएं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो दोनों की क्रिया रेखा एक बिंदु से गुजरेगी कहीं ना कहीं से, तो संतुलन में रहेगा। यदि ये दोनों बल आपने अलग अलग लगा दिए, एक लगा दिया नीचे की ओर, एक लगा दिया ऊपर की ओर, तो अब ये इनकी जो क्रिया रेखा है वो कहीं पे भी नहीं काटेगी, तो फिर ये ऐसे घूमने लगेगा चाहे बल बराबर है। तो जब किसी कण पर या पिंड पर एक से ज्यादा बल लगते हैं, 2 बल लगते हैं, तो संतुलन के लिए जरूरी है कि उन बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो ये जो डोरी का भाग है सर सीपी, ये संतुलन की अवस्था में है, इसलिए ये सर जो तीनों बल हैं, ये तीनों बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से गुजरेगी। हाँ सर बताइए। बल जब बल समान हो और विपरीत दिशा में लग रहे हो तो उस पर थोड़ी कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, वो तो स्थिर ही रहेगी ना। लेकिन क्रिया रेखा एक ही होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये मान के चलिए पेन है, इस पर 2 हम्म। बराबर बल लगा रहे हो आप, एक बल यहां पे लगा रहे हो और एक बल ऐसे लगा रहे हो ऊपर, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है, प्रच्छेद कर हाँ। रही है दोनों बलों की क्रिया रेखा। तो क्या होगा, इसमें कोई गति नहीं होगी, संतुलन की अवस्था रहेगी। लेकिन ये दोनों बल ऐसे ना लग करके कैसे लग जाएं, एक तो अलग इधर अलग लग जाए, तरीके का। हाँ एक इधर लग जाए, अब इनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो गई, हम्म। तो फिर क्या होगा, संतुलन थोड़ी रहेगा, अब इसमें घूर्णन गति होने लगेगी। तो सर बल बल तो बराबर है, समान। विपरीत दिशा में है। अच्छा। ठीक है ना, बराबर बल है और विपरीत दिशा में है, लेकिन क्रिया रेखा एक बिंदु से नहीं गुजरती है, तो संतुलन नहीं हो सकता। ठीक है, संतुलन के लिए पहली शर्त तो यही है कि सभी बलों एक दूसरे को निरस्त कर दें, और दूसरी शर्त यह है कि वो एक ही क्रिया रेखा से गुजरे, नहीं तो घूर्णन गति होने लगेगी। ये घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसलिए यहां पे जरूरी है कि ये सारे के सारे जो बल हैं वो बिंदु ई से गुजरती हैं। तो चित्र में हमने बिंदु ई लिया है, तो यदि हम ई पर ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये क्षैतिज दिशा में है,
और जो टी पे जो तनाव है, टी वो क्षैतिज के साथ साई कोण बनाता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इनके घटक बना सकते हैं, ठीक है ना। तब जो आपका टी कॉस साई होगा वो टी जीरो के इक्वल होगा, और जो टी साइन साई आएगा वो डब्ल्यू एस के बराबर आएगा, ठीक है। ये इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक आएंगे जो कि एक दूसरे को निरस्त करेंगे, तभी तो संतुलन की अवस्था बनेगी। तो क्षैतिज बल पहले टी जीरो था, और हमारा ये जो टी बल था वो क्षैतिज से साई कोण बना रहा था। तो इसका जो क्षैतिज घटक आएगा टी कॉस साई, वो टी जीरो के बराबर और विपरीत दिशा में होगा, तो वो कट गए क्षैतिज बल। ऐसे ही जो भार है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लग रहा है, तो टी का ऊर्ध्वाधर घटक टी साइन साई वो ऊपर लगेगा, और वो ऊर्ध्वाधर को क्या कर देगा, बराबर कर देगा। तो ये आपके दोनों समीकरण आ गए। और यहां से यदि हम इनको एक दूसरे में डिवाइड कर दें तो टेन साई बराबर क्या आ जाएगा, टेन साई बराबर आ जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन टी जीरो, ठीक है। और जो टी जीरो है वो क्या है, सी बिंदु पर तनाव है, उसको हम एक नए पैरामीटर से रिप्लेस करते हैं। माना टी जीरो बराबर स्मॉल सी लंबाई की डोरी का भार। आगे हम इसे सिद्ध करेंगे कि जो क्षैतिज बल होता है, क्षैतिज तनाव होता है, वो स्मॉल सी लंबाई की डोरी के भार के बराबर होता है, यानी कि डब्ल्यू सी। तब टेन साई बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, एस बराबर सी टेन साई। ये एस और साई में रिलेशन आ गया। वैसे तो एस और साई में रिलेशन तो ये भी है, पर बस हमने टी जीरो को और सिंप्लीफाई कर दिया। तो जो स्मॉल सी क्या है, प्राचल है। तो जो कैटनरी का समीकरण आता है उसमें प्राचल पे डिपेंड कर रहा है, सी पर, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो दो अलग अलग कैटनरिया हैं, यदि उनके लिए सी की वैल्यू सेम है तो वो दोनों कैटनरिया एक समान होंगी, ठीक है। तो ये हमारे कैटनरी का प्राचल समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से हम प्राचल समीकरण बना सकते हैं कैटनरी का। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सबसे सरल सा है ये, छोटा सा एग्जाम में आता है, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम इसकी सहायता से कैटनरी का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। अब कार्तीय समीकरण क्या होता है, कार्तीय समीकरण होता है एक्स और वाई में रिलेशन। तो हम कैटनरी का कार्तीय समीकरण ज्ञात करते हैं इसके आगे। उसके लिए हमें कुछ और समीकरण याद रखने पड़ेंगे। कैटनरी का कार्तीय समीकरण, तो देखिए एस बराबर सी टेन साई, यदि हम डीएस ओवर नहीं, टेन साई जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम, साई क्या है, स्पर्श रेखा का क्षैतिज से बनाया गया कोण, यानी कि ढाल। तो टेन साई क्या हो गया, ढाल हो गया क्षैतिज रेखा स्पर्श रेखा का। तो इसको लिख सकते हैं एस बराबर सी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ढाल जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एस एक्स के सापेक्ष अवकलन करने डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू सी
d2y/dx² आ जाएगा। अब देखिए ds/dx जो होता है आपका, ये रिकॉल करें हमारा समीकरण। देखो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ds/dx ये होता है √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, है ना। और एक इसका समीकरण होता है √dx/dt का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, टी प्राचल के रूप में यदि है तो। ऐसे ही आप ds/dy भी निकाल सकते हैं। ds/dy के केस में 1 + dx/dy का होल स्क्वायर। तो ये अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कैलकुलस में। तो इस समीकरण को हम यूज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू c d2y/dx²। अब हम यहाँ सपोज कर लें, लेट dy/dx इक्वल टू p, तो इसका मतलब d2y/dx² क्या हो गया, dp/dx हो गया। ठीक है, सिंपली इसको आपने p मान लिया तो ये dp/dx हो गया। तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा अब, √1 + p² इक्वल टू c dp/dx। अब हम इस अवकल समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, x वाले टर्म अलग, p वाले टर्म अलग, तो dx इक्वल टू c dp/√1 + p²। इसका आप इंटीग्रेशन करें तो √1 + x² का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक, तो वो लग जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक p प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट a। कैपिटल ए को हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया है, सी पहले से यूज कर रहे हैं इसलिए। और पी की वैल्यू क्या है, पी बराबर है dy/dx। तो एक्स बराबर हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy/dx प्लस कैपिटल ए, समीकरण नंबर 1। अब हम कंडीशंस लगा करके, प्राइमरी कंडीशंस जो हमें गिवन है उनको अप्लाई करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार दोबारा देखो, कुछ भी नहीं किया आपने। जो आपको s बराबर c tan साई था, साई स्पर्श रेखा का कोण था, यानी कि जो रेखा का ढाल हो गया tan साई, और ढाल को आप dy/dx लिखते हैं, तो आपने इसको dy/dx लिख दिया और इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, तो ds/dx इक्वल टू c d2y/dx² बन गया। ds/dx का आपने फॉर्मूला काम में ले लिया, ये हम याद रखेंगे। और इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपने dy/dx को p मान लिया, तो ये समीकरण आपका अवकल समीकरण बन गया, जो उस फॉर्म में आ गया जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/√1 + x² साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला है, और p की जगह हमने dy/dx लिख दिया। अब प्रारंभिक कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस क्या दे रखी हैं, तो हम देखें, जो ये आपका बिंदु C है, इस पर x की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये y अक्ष पर है। और यहां पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो क्षैतिज के साथ समानांतर होती है, यानी क्षैतिज के समानांतर होती है। यानी कि उस क्षैतिज रेखा का ढाल क्या, इस रेखा का ढाल क्या होता है, 0। कौन 0 बनाएगी, समानांतर है, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप बिंदु सी के लिए कंडीशन लगा देंगे, तो ये हमने बिंदु सी 0C पर x बराबर 0 तथा dy/dx बराबर 0, क्योंकि ढाल क्या है, 0 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 प्लस ए, इट इंप्लाइज ए इक्वल टू 0। समीकरण 1 से x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy/dx, और इसको सिंप्लीफाई करें तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, c नीचे गया, साइन इधर आया, साइन हाइपरबोलिक x/c, और इसको अलग अलग कर दे दोनों तरफ, तो ये अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा और x और y में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा।
तो यहाँ से आप लिख सकती हैं dy इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ, तो y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और इंटीग्रेशन में जो भी मल्टीपल में होता है उसका डिवाइड लग जाता है, 1/c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट b। अब जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप अगेन वैल्यू निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, जैसे पहले निकाली थी आपने। तो बिंदु सी, जीरो सी की बात करें, इस पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू c है, तो ये आ जाएगा c इक्वल टू ये 1/c कॉस हाइपरबोलिक 0/c प्लस b। तो कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इनिशियल कंडीशन से b की वैल्यू भी 0 आ गई। अब b की वैल्यू 0 हम रख दें इसमें, तो समीकरण 2 से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, जो कि इसका कार्तीय समीकरण है। ये इसका क्या आ गया, कार्तीय समीकरण आ गया कैटनरी का। जो आपकी कैटनरी है वो इस तरह से, हम कैटनरी के दोनों समीकरण हमने प्राप्त कर लिए।